हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 5 ऑफ बिपिन चंद्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। तो उसमें जो पार्ट था आपका जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में जो बात हुई थी उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उस टेक्स्ट में क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है आपको समझाने के लिए, ताकि आप बेटर तरीके से उस समय का जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन समझ सकें। तो उस समय जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर था और बाकी जो लॉज वगैरह की बात थी वो हम इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये रेपिटेटिव होगा बट इसमें आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और इसमें कॉर्नवालिस कोड की भी बात आ जाएगी और विलियम बेंटिक ने जो सुधार लाए वो उसकी भी बात आ जाएगी, और साथ में आईपीसी और सीआरपीसी की भी बात आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सिस्टम देखिए, ये सिस्टम आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था आपका 1774 से 1785 के बीच में, ठीक है। अब आप कोर्ट सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम और सिविल कोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्रिमिनल बोले तो आपका फौजदारी अदालत, क्रिमिनल बेसिकली लाइक जो निजामत सिस्टम होता था उसको क्रिमिनल बोलेंगे, ठीक है। अब सिविल सिस्टम और क्रिमिनल सिस्टम दो सिस्टम हो गए, सिविल केसेस के साथ डील करने के लिए सिविल सिस्टम और क्रिमिनल केसेस के साथ डील करने के लिए क्रिमिनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल कोर्ट सिस्टम की, ठीक है। चलिए, तो पहले हम फोकस करते हैं सिविल पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो सिविल कोर्ट्स होती थी उनको कहते थे दीवान, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होती थी उसको कहते थे दीवानी अदालत, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और ये किस तरह के केसेस के साथ डील करती थी, जिसकी कीमत जो 500 रुपए से कम हो, ठीक है। और इसमें जो रूल्स होते थे वो हिंदू मुस्लिम रूल्स दोनों तरह के रूल्स होते थे। और इसको प्रिसाइड कौन करता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये हम याद रखिएगा कि हम वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे इस सिस्टम में चेंज आएगा। और दीवानी अदालत जो थी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, ठीक है। और जो है इसके ऊपर होती थी सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत आपके जो दीवानी अदालत से अपील चाहती थी, अगर इससे ऊपर अपील करनी है, मतलब इसके जो डिसीजन आया है इसके अगेंस्ट कोई अपील करनी होगी तो वो आपके सदर दीवानी अदालत में अपील करेंगे, ठीक है। और दीवानी अदालत पे कौन प्रिसाइड करता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और सदर दीवानी अदालत में कौन होता था? एक चीफ होता था इसका, प्रेसिडेंट, और एक सर्वोच्च परिषद का प्रधान होता था और बाकी दूसरे मेंबर्स होते थे। तो ये सदर दीवानी अदालत का स्ट्रक्चर था, ठीक है। हमने देखा कि दीवानी अदालत में हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के रूल होते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी अदालत और आपके उससे ऊपर सदर दीवानी अदालत, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इसको प्रिसाइड करता था इसको प्रिसाइड करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दीवानी अदालत को, ठीक है। दीवानी अदालत को प्रिसाइड करने वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। तो ये हमने देख लिया आपका पूरा सिविल सिस्टम। अब बात कर लेते हैं क्रिमिनल सिस्टम की। क्रिमिनल सिस्टम जो था वो बेसिकली उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट थी वो थी फौजदारी अदालत। याद रखिएगा, अभी हम वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की बात कर रहे हैं। और फौजदारी अदालत में या क्रिमिनल स्ट्रक्चर में मुस्लिम रूल्स ही फॉलो होते थे, हिंदू रूल्स नहीं फॉलो होते थे। लेकिन जो इसको रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखा गया था, ठीक है। और जो है आपका बेसिकली इसमें फौजदारी अदालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, लेकिन फौजदारी अदालत के ऊपर होती थी सदर निजामत अदालत। फौजदारी अदालत को डेथ पेनाल्टी और प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने के लिए सदर निजामत अदालत का अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि फौजदारी अदालत मुस्लिम रूल्स और फौजदारी अदालत को डेथ पेनाल्टी देने के लिए या प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने का ऑर्डर देने के लिए सदर निजामत अदालत की अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। और फौजदारी अदालत जो है आपका, इसमें कौन प्रिसाइड करता था? फौजदारी अदालत में होते थे आपके इंडियन ऑफिसर और एक मुफ्ती और एक काजी। लेकिन इंडियन ऑफिसर और मुफ्ती और काजी डिसीजन तो देते थे, लेकिन दे वर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमने देखा था कि वो आपकी दीवानी अदालत पे प्रिसाइड करता था, मतलब दीवानी अदालत में डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देता था, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंट्रोल इस पर भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। और सदर निजामत अदालत जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत के ऊपर होती थी, मतलब फौजदारी अदालत से जो अपील जाएगी वो सदर निजामत अदालत में जाएगी। तो सदर निजामत अदालत में कौन होता था? उपनिजाम, एक काजी, एक मुफ्ती और एक मौलवी, ठीक है। तो ये हमें पूरा स्ट्रक्चर आपका समझ आ गया। अब आप इसको ओवरऑल देख सकते हैं। कोर्ट सिस्टम में आपका दो तरह का सिस्टम है, सिविल सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम। सिविल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी अदालत, और क्रिमिनल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत को प्रिसाइड करने वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
और फौजदारी अदालत को प्रिसाइड करने वाले इंडियन ऑफिसर, मुफ्ती और काजी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करता था फौजदारी अदालत पे, और दीवानी अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी, और उसके मेंबर्स हमने देख लिए, चीफ, सर्वोच्च परिषद के प्रधान और दूसरे मेंबर। सदर निजामत अदालत को आपके बेसिकली उसके मेंबर्स थे आपके उप निजाम, एक काजी, एक मौलवी और एक मुफ्ती। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम का। अब कॉर्नवालिस के टाइम की बात कर लेते हैं। कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या था कि कॉर्नवालिस ने पहले दो मेन चेंजेस किए। उसने फौजदारी अदालत को डिलीट कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो कंट्रोल था जुडिशरी पे उसको हटा दिया। मतलब उसने सबसे मेन काम ये किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जुडिशरी का जो रोल था उसको जो है उसकी पावर को सेपरेट कर दिया। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ओनली नाउ एंड नो कंट्रोल ओवर जुडिशरी। तो ये दो काम उसने किए। फौजदारी अदालत हटा दी तो उसकी जगह आया क्या? उसकी जगह एक मतलब बेसिकली छोटे छोटे इंडियन मजिस्ट्रेट हो गए जो छोटे केसेस ट्राई करते थे। तो अभी हम क्रिमिनल सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपकी 4 कोर्ट ऑफ सर्किट एस्टैब्लिश की गई सबसे पहले, और इसके नीचे कुछ छोटे छोटे केसेस हैंडल करने के लिए इंडियन मजिस्ट्रेट्स को आपके नियुक्त किया गया। तो इंडियन मजिस्ट्रेट यूज टू ट्राई पेटी केसेस इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस, और उनके ऊपर होती थी 4 कोर्ट ऑफ सर्किट। ये 4 कोर्ट ऑफ सर्किट कहाँ एस्टैब्लिश की गई? कैलकाटा में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। तो ये 4 जगह जो है आपकी 4 कोर्ट ऑफ सर्किट आपकी स्टैब्लिश की गई। और इसको प्रिसाइड कौन करता था? सिविल सर्वेंट्स इसको प्रिसाइड करते थे, ठीक है। जज होता था जो बेसिकली सिविल सर्वेंट ही होता था, ठीक है। तो और इस 4 कोर्ट ऑफ सर्किट के ऊपर आपकी होती थी सदर निजामत अदालत, पहले जैसा ही स्ट्रक्चर है। और सदर निजामत अदालत में एक चेंज आया कि इसको मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कलकत्ता में बना दिया गया। ये हम बात करें कॉर्नवालिस के टाइम पे। सदर निजामत अदालत कौन हेड करता था? वही अब होंगे इसमें एक गवर्नर होगा, एक पार्षद होगा, एक काजी और एक मुफ्ती। तो सदर निजामत अदालत हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिविल आपके कोर्ट की। तो सिविल कोर्ट में सबसे निचले स्तर पे आपका होता था मुंसिफ या अमीन्स होते थे जो इंडियन नेचर के होते थे, ठीक है। रूल्स वही है, यहाँ पे जो है आपके मुस्लिम रूल्स होते थे और यहाँ पे आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों रूल्स होते थे, मतलब जो शास्त्रों के और शरिया के, ठीक है। मुंसिफ और आमीन इंडियन लेवल पे छोटे सिविल केसेस के साथ डील करते थे, और मुंसिफ और आमीन के ऊपर होती थी रजिस्ट्रार कोर्ट। और रजिस्ट्रार कोर्ट में जो आपके जो जजेस होते थे वो यूरोपियन होते थे, ठीक है। रजिस्ट्रार कोर्ट में जजेस यूरोपियन होंगे, रजिस्ट्रार कोर्ट जो मुंसिफ आमीन से ऊपर है। और रजिस्ट्रार कोर्ट के ऊपर जो अदालत होगी वो होगी दीवानी अदालत, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और दीवानी अदालत में जो प्रिसाइड करेगा वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। दीवानी अदालत से ऊपर होंगी 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील। मतलब दीवानी अदालत के किसी डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना है तो वो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील होंगी। और वो 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ सर्किट बेसिकली 2 ही ऑफिसर्स का 2 अलग अलग नाम है। कोर्ट ऑफ सर्किट आपका बेसिकली क्रिमिनल केसेस के लिए नाम रखा गया, और प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बेसिकली सिविल केसेस के लिए नाम रखा गया। और ये जो 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील है ये भी इनके भी जो आपके लोकेशन है वो यही है, कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, ठीक है। और 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील के ऊपर होती थी आपकी सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत में एक चीफ, एक सर्वोच्च परिषद का प्रधान और दूसरे मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया आपके कॉर्नवालिस के टाइम का जुडिशियल सिस्टम का। तो कॉर्नवालिस ने आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो कंट्रोल था जुडिशरी से वो हटा दिया, ठीक है। कॉर्नवालिस ने कुछ और भी मेन चेंजेस किए, उसकी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर आपको याद होगा, अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा 1773 का, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी जिसका जज था एलिजा एमपी। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट बनाई थी वो आपके बंगाल के विद इन मैटर्स डील करने के लिए बनाई थी। तो ये आपको याद रखना था, और वो अभी भी आपके एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है। और कॉर्नवालिस ने कुछ बड़े चेंजेस किए, उसकी बात कर लेते हैं। उसने जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर किया कि मतलब जुडिशरी जो है बेसिकली उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया कि जुडिशरी में जो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है प्रिसाइड नहीं करेगा, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज प्रिसाइड करेगा, ठीक है। रेवेन्यू में उसने परमानेंट सेटलमेंट लाया था, और कॉमर्स के केस में उसने ये रिफॉर्म किया था कि उसने ऑफिशियल्स की सैलरी बढ़ा दी थी ताकि करप्शन कम हो सके। और पुलिस और सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है कॉर्नवालिस को। और पुलिस के केस में उसने हर एक थाना में एक दरोगा आपके नियुक्त किया था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीएसपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपके
नियुक्त किया था, ठीक है। और तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो है इसके टाइम पे हुआ था, कॉर्नवालिस के टाइम पे, और इसी समय ट्रीटी ऑफ सेंगपट्टनम 1792 साइन हुई थी। और एक ऐसा ये इकलौता गवर्नर जनरल है जिसका जो ग्रेवयार्ड है वो गाजीपुर में है। तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं, ये हमने देख लिए, ठीक है। अब विलियम बेंटिक के टाइम पे जुडिशियल सिस्टम में क्या अंतर आया वो देख लेते हैं। विलियम बेंटिक ने क्या किया, प्रोविंशियल कोर्ट और कोर्ट ऑफ सर्किट को आपके डिलीट कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह प्रोविंशियल कोर्ट या कोर्ट ऑफ सर्किट के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट हमने देखा था, प्रोविंशियल कोर्ट आपके बेसिकली सिविल मैटर्स के साथ डील करने के लिए थी, कोर्ट ऑफ सर्किट जो है आपके क्रिमिनल मैटर्स के साथ डील करने के लिए थी। और इनका जो वर्क था वो अब असाइन कर दिया एक कमीशन को पहले, ठीक है, एक कमीशन को पहले असाइन किया गया, और फिर कमीशन हटा करके फिर उसको डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन कर दिया गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपके असाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे उल्टा चल रहा है, उल्टी गंगा बह रही है कि पहले तो एक कमीशन को दिया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया। और कॉर्नवालिस के केस में पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास थी चीजें, तो उसने डिस्ट्रिक्ट जज को दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट जज को ही दिया ये कमीशन वाला अगर पार्ट आप क्या एलिमिनेट कर दें। तो बेसिकली ये विलियम बेंटिक के केस में हुआ कि उन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ सर्किट जो है वो अबॉलिश करके उसकी जगह पहले कमीशन को उनका जिम्मा सौंपा उस काम का, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जजेस को सौंपा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, ठीक है। एंड ही आल्सो रेज्ड द स्टैंडर्ड्स एंड पावर्स ऑफ इंडियंस इन द जुडिशियल सर्विस एंड अपॉइंटेड देम एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जजेस, प्रिंसिपल सदर आमीन्स। मतलब पहले कॉर्नवालिस के टाइम पे केवल मुंसिफ और आमीन की तरह ही जो आपके इंडियंस काम कर सकते थे, लेकिन विलियम बेंटिक के टाइम पर इंडियंस को अच्छी पोस्ट पे भी अपॉइंट किया गया, फॉर एग्जाम्पल डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जजेस, प्रिंसिपल सदर आमीन्स। तो ये था आपका विलियम बेंटिक के टाइम पर। और हमें एक और बात याद रखनी होगी कि जो ओल्ड लॉज, जो शास्त्र और शरिया पे बेस्ड जो लॉज वो इम्प्लीमेंट करते थे इंडिया में, उनका कोडिफिकेशन कर दिया था, मतलब लिखित फॉर्म में उनको बना करके रखा गया था। और अगर आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जब आया था तो लॉ मेकिंग पावर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिए गए, और 1833 में एक एक्स्ट्रा लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड मैकॉले ने फिर बेसिकली वो लॉ कमीशन भी बनाया था, और उन्होंने इंडियन लॉज को कोडिफाई किया था, आईपीसी और सीआरपीसी जो हम आज तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1835 में हायर कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे टू रिप्लेस निजामत एंड दीवानी कोर्ट्स। निजामत और दीवानी कोर्ट्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। 1865 में हाई कोर्ट्स का सिस्टम आया था, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, मतलब दीवानी और निजामत का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से 1865 में हमने रिप्लेस कर दिया हाई कोर्ट से, ठीक है, जो आज भी हम यूज करते हैं। बॉम्बे में हाई कोर्ट बनाएगी, कलकत्ता में और मद्रास में, ठीक है। तो ये था, और ये था पूरा आपका जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। 1865 तक का हमने देख लिया, और आगे भी हम डील करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।